हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी जो है वो हिंदी में। मैंने आपको एक 2-3 मिनट का एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपसे सजेशन में भी पूछा था कि आपकी हम एनसीईआरटी जो है आपकी वो कंप्लीट कराने जा रहे हैं आपका हिंदी में। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो अगर इस सेशन को कंटिन्यू चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखिए, आपकी फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट है जीवों में विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जीवों में विविधता में आपके 4 चैप्टर आते हैं जिसमें है आपका सजीव जगत, वर्गीकरण, आपका जैविक वर्गीकरण जो है, फिर आता है आपका पादप जगत और वनस्पति जगत। अब देखिए, जीवों में विविधता का क्या मतलब है। एक टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में समझेंगे जो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बोला है मैं आपको हिंदी में एनसीईआरटी कराऊंगी, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होंगी जिसे आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। अब अपने आसपास आप इतने सारे जीव देखते हैं, आप कई तरह की चींटियां भी देखते हैं। आप रेड कलर में चींटी देखेंगे, ब्लैक कलर में देखेंगे, इतने सारे कीड़े मकोड़े देखते हैं, आप इतने सारे जीव जंतु देखते हैं। ह्यूमंस हैं आपके, शेर, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ये सब क्या है, ह्यूमंस। ये जो जितनी जीवी आपका जो है, प्लांट भी आप देखेंगे, पादप होते हैं, वो इतने प्रकार के होते हैं। आप इतना छोटू सा पादप भी देखेंगे, इतना बड़ा विशाल पादप भी देखेंगे, उनमें भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, अलग अलग उनकी क्या है। यही सब क्या है, मतलब जीवों के बीच पाए जाने वाली विविधता, मतलब उनकी विभिन्नताओं को आप क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जीवों के बीच जब इतनी प्रकार की आपको बायोडाइवर्सिटी दिख रही है तो यही क्या है, जीवों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नता को आपके बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो का मतलब आपको पता है, जब बायोलॉजी जो है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन से और बायो का मतलब होता है जीवन से, और डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता। मतलब इतने प्रकार के आप जीव जंतु देख रहे हैं, किन जी हम लिविंग की बात कर रहे हैं, सजीव की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, सजीवों के बीच जो विभिन्नताएं आपको देखने मिलती हैं, इतने प्रकार के जीव आपको देखने मिलते हैं। आपके पादप भी जीव हैं, आपका छोटे से छोटा ऐसा ऑर्गेनिज्म भी आपके आसपास है जिसको आप नहीं देख सकते लेकिन वो फिर भी जीव है। जैसा बैक्टीरिया को देखते हैं वो जीव है, प्रोटोजोआ को देखते हैं वो जीव है। तो इतने प्रकार के जीव, वही क्या है, आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो विभिन्नता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, जैविक विविधता, ये भी एक जगह पर आपका पृथ्वी में देखेंगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने मिलती है। कहीं पर ज्यादा विभिन्नता होगी और कहीं पर कम होगी। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है आपके वहां का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, वहां की सॉइल का किस तरह की है, वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तापमान कितना है आपका। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि एक जगह पर किस तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी और कहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो पृथ्वी पर भी बायोडाइवर्सिटी आपको अलग अलग देखने मिलती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है, वहां पर सबसे अधिक आपको बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता देखने मिलती है। समझ आई इतनी बात। अब आगे देखिए, हमने एक वर्ड यूज किया कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सजीवों के बीच है, मतलब जीव। अब कुछ चीज आज हम अपनी नॉलेज के, बेसिक नॉलेज के ऊपर हम जानते हैं कि हम देखकर चीजों को बता सकते हैं कि क्या है, कौन सा जीव है और कौन सा निर्जीव है। जैसे हम देखेंगे, अगर किसी डॉल को देखें या किसी ह्यूमन को देखें तो हमें पता है वो निर्जीव है, लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है साइंटिफिक वे में, हम किन लक्षणों से बताते हैं कि कौन सा जीव है और कौन सा निर्जीव है। जैसे कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जीवों के लक्षण हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जीवों के निश्चित लक्षण हैं, जिनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोला जाता है। जीवों की निश्चित लक्षण, इसका क्या मतलब है, मतलब निश्चित लक्षण का आपका एक भी अपवाद उपस्थित ना हो, एक भी जो अपवाद है वो उपस्थित ना हो। तो आज हम कुछ कैरेक्टर देखेंगे कि हम किस तरीके से बताते हैं, कोई भी साइंटिस्ट, या हम किन क्राइटेरिया को लेते हैं। सिर्फ यही देखकर नहीं, हमें पता है, हमें प्लांट्स को देखते हैं तो कि ये सजीव है, हम किसी एनिमल को देखते हैं ये सजीव है, लेकिन हम किन बेसिस पर कह रहे हैं वो तो हमारी बेसिक नॉलेज है। वो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रही है, हमारी बेसिक नॉलेज है, हमें पता है, हम जीवों सजीवों के बीच अंतर कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ लक्षणों को हमने देखना है जो सजीवों के लक्षण होते हैं, निर्जीवों में नहीं होते। अगर किसी भी तरीके से वो निर्जीव में पाए जाएंगे तो वो उनके निश्चित लक्षण नहीं होते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम, टू दी पॉइंट एनसीईआरटी की ही बात कर रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करते रहिए। हम सजीव जगत चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें आप हर रोज अपनी एनसीईआरटी मेरे पढ़ाने से पहले पढ़कर आएंगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। क्लास 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के लिए नीचे जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिखाई दे रहा है वहां पर दूसरे चैनल पर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सजीवों के लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि है कोशिकीय संगठन। मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, एक जीव को जीव कहने के लिए उसमें कम से कम एक कोशिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर है कोशिकीय संगठन, फिर आता है जनन, फिर आता है उपापचय। जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम है। मतलब आप जो है आप देखेंगे ह्यूमन अपने जैसे बच्चों को पैदा कर सकते हैं। किसी भी जीव का आप देखेंगे, एक प्लांट आप देखेंगे, बड़ा प्लांट है, अगर उसमें कुछ सीड है तो वो नीचे गिरता है। आप अमरूद के पेड़ के नीचे देख सकते हैं, अमरूद के पेड़ के पास क्या होता है, छोटे छोटे अमरूद के पेड़ निकल आते हैं। मतलब एक जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर सकता है, इसे ही आप जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर दूसरा टर्म है आपका उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उपापचय क्या है? कोई भी जीव है उसके शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही होंगी। जैसे अगर जीव है तो शोषण कर रहा होगा, शोषण में हमें पता है क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए, तभी तो उससे एनर्जी, जो फूड आपने खाया है, जो खाना आपने खाया है उसका ऑक्सीकरण होता है, तब जाकर आपको उससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपके शरीर में भोजन आपने लिया, कोई भी सजीव भोजन लेगा उसको पचाएगा, तो वो भी सभी बहुत सारी मतलब केमिकल क्रियाएं चल रही हैं, रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं। उन सारी रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचय कहलाता है, जो जीवन को बनाए रखने में हेल्पफुल है, ठीक है। उपापचय को समझ आया? उपापचय भी दो तरह का होता है, एक होता है अपचय, एक होता है उपचय। उपचय में क्या होता है, चीजों का निर्माण होता है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब अपचय मतलब चीजें टूटती हैं, ठीक है। फिर आता है समस्थैतिकता, ये क्या होता है, होम्योस्टेसिस। इसमें क्या होता है, जीव अपने शरीर की या अपने आप की, देखिए सम का मतलब समान, स्थैतिक मतलब स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होता है। जैसे आप वार्म ब्लडेड को देखेंगे, आप अपने आप को देखेंगे, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फीवर होता है। सर्दी होती है बाहर तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, ऐसा तो नहीं है बाहर सर्दी है तो आपकी बॉडी ज्यादा गर्म होगी, नहीं, आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि आप हीट आपके शरीर से ज्यादा बाहर ना हो, उष्मा का लॉस ना हो, ठीक है। फिर गर्मी आती है तो आप कॉटन के कपड़े पहनते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मतलब अपनी स्थिति को जो जीव बनाए रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, समस्थैतिकता बोलते हैं। फिर आता है वंशागति, हेरिडिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें पता है हमें जीवों के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं। तो इसके जो है वो क्या है, वंशागति उसमें होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें तो वो ट्रांसफर क्या होता है, जीन होते हैं। फिर आता है वृद्धि, ग्रोथ। आप देखेंगे आप कभी छोटे बच्चे हुआ करते थे, आपका साइज इत्तू सा था, फिर इत्तू हुआ, फिर इत्तू हुआ, फिर इत्तू, और आज इतने बड़े हो गए, मतलब आपकी वृद्धि हुई है, आप में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये भी सजीवों का लक्षण है। फिर देखेंगे उद्दीपकों के प्रति क्रिया करना, उद्दीपकों के प्रति क्रिया करना। उद्दीपक क्या होते हैं, देखिए उद्दीपक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप कोई केमिकल भी हो सकता है, रासायनिक उद्दीपक भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, जैसे करंट आपको लगा तो आप एकदम से आपको लगा कि शॉक लग गया, कोई केमिकल आपकी बॉडी पे गिरा, इरिटेशन हुई, तो इससे क्या हुआ, ये केमिकल उद्दीपन हो गया। हीट है, टेम्परेचर का आपका मतलब उद्दीपक वो होते हैं जो आपकी बॉडी को एकदम से एक्टिवेट कर देते हैं और जिसके लिए आप तुरंत एक्शन करते हैं। जैसे आपको कहीं गर्म लगेगा तो आप एकदम से उसके लिए हाथ डालेंगे, एक्शन करेंगे। तो मतलब उद्दीपक कितने किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति क्या करते हैं, सजीव क्रिया करते हैं। अनुकूलन आप देखेंगे, एडेप्टेशन क्या होता है, कुछ आप जब हम पूरी बायोलॉजी को देखेंगे तो आप देखेंगे बायोलॉजी बहुत जो है एक दूसरे से चैप्टर कनेक्ट होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड है, कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे आप नागफनी का ही पौधे का एग्जाम्पल ले लें, उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो कांटों में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ये क्या है, एडेप्टेशन है, मतलब अपने
आसपास के वातावरण को देखने, जीवन को बनाए रखने के लिए अनुकूल हो जाना, उसी के अनुकूल अडेप्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। फिर चेतना वही है कि कोई भी उद्दीपक होगा आप उसके प्रति क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं। जैसे कि आप एक प्लांट, आपको पता है कि अधिक टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके प्रति क्रिया करते हैं, कम होता है उसके प्रति क्रिया करते हैं, सूर्य होता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये सब क्या है, आपका चेतना है एक जीव की नींव। हम क्या है, हम तो सबसे ज्यादा है, हमारे अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो जीव है इस पृथ्वी पर वो क्या है, ह्यूमंस ही है। कोई भी जो आपको उद्दीपक होगा उसके प्रति क्या है, क्रिया करना, वो है चेतना। ठीक है, अब देखिए इन सब में आपने देखा कि कोशिकीय संगठन, ये सब जीवों के लक्षण हैं, बिना किसी संदेह के ये सारे क्या है, जीवों के लक्षण हैं। लेकिन इनमें से किनको हम जीवों के निश्चित लक्षण बोलेंगे, ये देखना है, जिसका कोई अपवाद ना हो। समझिए, कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन होना एक जीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो कोशिका का बना होना चाहिए। अब भले ही उसमें एक ही कोशिका क्यों ना हो, जैसे हम पढ़ते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन वो अपने सारे काम एक कोशिका में कर सकता है। उसी तरीके से आपका आप देखेंगे सारे एक कोशिकीय जीव आपका प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। तो मतलब कोशिका को होना जरूरी है। जैसे कि आपका घर जो है वो ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ही सभी सजीवों का जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं, कुछ में एक कोशिका होती है तो वो एक कोशिकीय कहलाती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हुआ, निश्चित लक्षण हो गया। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा निर्जीव नहीं होगा जिसमें कोशिका पाई जाए। आपके घर में कोई एक टेबल रखी है या आप माउंटेन का एग्जांपल लेंगे तो क्या उनमें कोशिका पाई जा रही है, सेल पाई जा रही है? नहीं। तो मतलब ये क्या हुआ, जीवों का निश्चित लक्षण हो गया। अब बात करते हैं जनन की, रेप्रोडक्शन की। अब जनन को समझने की कोशिश कीजिए। जब जनन होता है तो जनन मैंने आपको बताया क्या है, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करना क्या है, जनन है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, निश्चित ही ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ आपका सजीवों में देखने को मिलेगा, पर निर्जीवों में जनन नहीं होता है। कोई भी पत्थर अपने आप से रिप्रोड्यूस करके दो पत्थरों में नहीं हो सकता। उसको डिवाइड करने की, टूटने फूटने की बात नहीं कर रही हूँ, अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकता। उसी तरीके से आपके घर में अगर कोई टेबल रखी है तो वो रखे रखे दो नहीं हो सकती। ये क्या है, निर्जीव है वो, क्योंकि जनन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको एक दूसरी चीज भी बताई, निश्चित लक्षण वो होते हैं जिनका कोई भी अपवाद ना हो। अब जनन देखिए, आप बात करते हैं खच्चर की, जो म्यूल होता है ये क्या है, आपका जनन नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए ये क्या करता है, ये आपका जनन नहीं कर सकता। ये दो अलग अलग स्पीसीज के किस तरीके से बना है, आपका दो अलग अलग स्पीसीज का रिप्रोड्यूस करके बना है। तो ये आपका खच्चर जनन नहीं कर सकता। आप श्रमिक मधुमक्खियों में जो आप श्रमिक मक्खियों को देखेंगे, मधुमक्खियों के अंदर जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स भी वो आपका जनन नहीं कर सकते, वो स्टेराइल होते हैं, बांझ होते हैं। ठीक है, फिर आपका कुछ कपल भी ऐसे होते हैं जो आपके मतलब अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न नहीं कर सकते, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनके बच्चे नहीं होते, उनको आम लैंग्वेज में बांझ बोला जाता है कि इनफर्टाइल हैं, स्टेराइल हैं, तो वो अपने जैसे बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये सारे अपवाद हैं। तो क्या इनको हम निर्जीव थोड़े ही बोलेंगे? तो ये सारे अपवाद हैं। जनन सजीवों का लक्षण है, लेकिन जनन सजीवों का निश्चित लक्षण नहीं है। ठीक है, फिर आता है उपापचय। उपापचय शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचय है, यही जीवन को बनाए रखने में हेल्पफुल है। ठीक है, अब उपापचय को समझिए कि कोई भी जीव निर्जीव ऐसा है जिसमें उपापचय होता है, कोई भी निर्जीव ऐसा नहीं है जिसमें उपापचय हो, रासायनिक क्रियाएं हो, वो किसी चीज से मिलकर बना है और उसी चीज का वही कंपोजिशन रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आपका, लेकिन कोई भी एक भी इसका अपवाद ऐसा नहीं है, भले ही आप एक कोशिका को ले लीजिए जिसमें उपापचय ना हो, रासायनिक क्रियाएं ना हो, तो ये क्या है, आपका एक निश्चित लक्षण है। फिर आप देखेंगे आपके निश्चित लक्षण में समस्या, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ये चीज नहीं कर सकते कि अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे, इस तरीके से नहीं होता। जैसे आप कोल्ड ब्लडेड को ले रहे हैं, मैंने ब्लड का एग्जांपल लिया, तो कुछ कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, वो अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी निश्चित लक्षण नहीं हुआ। वंशागति है, लेकिन वही अगर जनन का नहीं होगा तो वो वंशागत कैसे होंगे? आप समझिए वृद्धि, वृद्धि क्या है, वृद्धि भी आपका एक निश्चित लक्षण नहीं है। क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, जो वृद्धि है उसमें आप देखेंगे
कि जो आपका निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे आप माउंटेन का ही, हिमालय का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। हिमालय, ये समझिए हिमालय है, उसमें हर साल एक परत जम जा रही है, एक परत जम जाए तो उससे उसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या वृद्धि है? यस, वृद्धि है। लेकिन सजीवों में होने वाली वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? आंतरिक होती है, मतलब अंदर से होती है। लेकिन इसको क्या आप आंतरिक बोल सकते हैं? इसके ऊपर तो जमा हो रहा है ना, जमाव हो रहा है, तो ये आंतरिक नहीं है, ये बाह्य होती है। निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य होती है। इससे क्या होता है, देखिए, और सजीवों में जो होती है वो आंतरिक होती है, आंतरिक की होती है। और क्या होता है, इसमें इनका नंबर बढ़ता है और मास बढ़ता है, मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा और संख्या बढ़ेगी कोशिकाओं की। अब एक चीज समझ लिए, जो पौधे होते हैं उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, मतलब उनके जीवन काल उनमें वृद्धि होती रहती है। ये क्यों होता है? ये उनमें क्योंकि विभिन्न जीवोतक ऊतक उपस्थित होते हैं, आपके रूट के शीर्ष पर भी, मतलब आपके जड़ के शीर्ष पर भी, और आपके शूट के शीर्ष पर भी। वहां पर क्या होते हैं, विभिन्न जीवोतक ऊतक पाए जाते हैं, जो उनको फुल लाइफ, मतलब लोकलाइज होती है, कि पता है कि कहाँ पर होनी है, लोकलाइज होगी, और क्या होगी, आपका पूरे लाइफ टाइम तक होती ही रहेगी वो वृद्धि। जैसे आप कोई प्लांट का एक पार्ट काट देते हैं वो फिर से आ जाता है, लेकिन आप मनुष्य में देखें, जीवों में अगर आप एग्जांपल लें तो ऐसा है कि आप अपना हाथ कट कर देंगे तो वो फिर से आ जाएगा, नहीं होता ना ऐसा। तो उनमें क्या होता है, अनलोकलाइज होती है, मतलब जीवन के स्थिर, एक स्थिर एज में जाके वो रुक जाती है, मतलब एक स्थिर आयु में जाकर वो रुक जाती है वृद्धि, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो वृद्धि भी क्या है, आपका निश्चित लक्षण नहीं है, क्योंकि निर्जीवों में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन वो बाह्य है, इस चीज को भी समझना है। फिर देखिए, चेतना जो है आपका, चेतना, कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं, तो ये भी आपका जीवों का एक निश्चित लक्षण है, क्योंकि कोई भी निर्जीव, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करता है, उससे जुड़ नहीं पाता है निर्जीव। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका एक निश्चित लक्षण है। तो यहाँ पर जो सार निकल के आया वो क्या है, आपका निश्चित लक्षण में कौन कौन से है? कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन निश्चित लक्षण है, आपका चेतना निश्चित लक्षण है, आपका उपापचय निश्चित लक्षण है। ये क्या है, आपके निश्चित लक्षणों में शामिल है। ठीक है, और आपका उपापचय, ये सब क्या है, निश्चित लक्षण है कि कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो कोशिका से मिलकर ना बना हो। वायरसेस की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वायरसेस को हम लिविंग नहीं बोलते, उनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे, सजीवों के कुछ लक्षण थे, ये सारे सजीवों के लक्षण हैं। ऐसा कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि निर्जीव करते हों, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो उनके निश्चित लक्षण होते हैं, जिसका कोई भी अपवाद ना हो, वो सारे लक्षण क्या होंगे, निश्चित लक्षण होंगे। तो ये आपको पता चला हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा जीव आपका सजीव है, कौन सा जीव निर्जीव है। ये आज आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसको ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है, जो इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। थैंक यू।